हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये CSIR, नेट, गेट, DRDO, बार्क, टीफर से लेके IIT JAM हर जगह पे, इवन PhD इंट्रांसेस हो चाहे MSc के जो सेमेस्टर्स हो, थर्ड सेमेस्टर, हर जगह पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि भाई बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है तो हमसे ये चीज़ हमसे ना होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और आप देखिए कैसे इस बड़े से क्रिटिकल टॉपिक को मैं चुटकियों में आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा बस रिलैक्स होकर समझिए कि हाँ ये एग्जैक्टली होता क्या है। एकदम चिल मारिए, रिलैक्स हो जाइए। प्यारे बच्चे लोग, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पढ़ना क्या है। देखिए, जब हमें कहीं जाना हो और हमें ये पता हो कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है तो चीज़ों मतलब जो होता है रास्ता तय करना, जो ट्रैवल करना, वो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें लास्टली पहुंचना कहाँ है। इसलिए पहले आप ये समझिए कि आपको इस टॉपिक में पढ़ना क्या है। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, ठीक है। ये देखिए, एक लड़का है, ठीक है। ये एक लड़का है, मान लीजिए आपका दोस्त है, ठीक है। एक लड़का है, ये मान लीजिए आपका दोस्त है। इसके सर पे जो है ना छोटे छोटे बाल हैं। मान लो कुछ दिन पहले इसने जो है टकला करवाया, टकला समझते हैं ना, मुंडन। कुछ दिन पहले इसने मुंडन करवाया है, ठीक है। और सपोज करो कि ये आप हो, ठीक है, ये आप हो मान लो। और आपने क्या किया, अपने हाथों में थोड़ा पाउडर उठाया, अपने हाथों में क्या किया, थोड़ा सा अपने हाथों में पाउडर लिया और आपने क्या किया कि इसके जो पाउडर को इसके सर पे फूंक दिया आपने। तो ये पाउडर उड़ा और इसके सर पे जाके क्या हो गया, गिर गया। ऑलमोस्ट जितना पाउडर फूका सारे इसके सर पे छोटे छोटे बालों में जाके अटक गए। फिर आपने क्या किया, फिर थोड़ा सा और पाउडर लिया, फिर फूका, फिर थोड़ा और पाउडर लिया, फिर फूका, फिर थोड़ा और पाउडर लिया, फिर फूका। थोड़ी देर में क्या होगा, आपने इसके सर को पाउडर से ढक दिया। आपने इसको क्या किया, इसके सर को पाउडर से आपने ऑलमोस्ट ढक दिया थोड़ी देर में। अब क्या है कि अब आप और पाउडर ले रहे हैं और फूके जा रहे हैं, और पाउडर ले रहे हैं और फूके जा रहे हैं, तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि उसका सर जो है ऑलरेडी पाउडर से क्या हो चुका है, कवर्ड हो चुका है। अब आप और पाउडर देंगे तो वो उसके ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन वो पाउडर उसके सर पे नहीं अटकेगा। बस यही चीज़ हमें समझाना है कि भाई साहब, जब हमारे पास अमाउंट कम था तो काम हो रहा था और जब अमाउंट बढ़ गया तो काम खत्म हो गया, काम नहीं हो रहा है। इसको आप काइनेटिक्स की भाषा में समझ सकते हैं कि जब हमने सबस्ट्रेट को कम रखा था, ठीक है, हमने जब क्या किया कि हमने सबस्ट्रेट को कम रखा तो हमारा रिएक्शन हो रहा था, दैट मीन उसको कहा जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। आगे पढ़ेंगे इस बारे में। और जब आपने सबस्ट्रेट को बढ़ा दिया कि उसने उसको कवर कर लिया, मतलब थोड़ी देर के बाद आप कितना भी एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन करवा रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, तो वो हो गया आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, की रिएक्शन हो नहीं रहा है, ठीक है। रिएक्शन जो हो रहा है वो आप करवा तो रहे हैं बट रिएक्शन का जो रेट है वो बिल्कुल ऐसे एक सिंगल लाइन की तरह आगे बढ़े जा रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसके रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन ये कौन सा रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर हो जाएगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपको बेसिक बात यहाँ पर पता चलने वाली है कि हम लोग एंजाइम में जो यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है, एंजाइम में अगर थोड़ा सा आप गौर से देखिए तो एंजाइम कैटालिसिस में क्या होता है कि देखिए ये है आपका एंजाइम, ठीक है, आपने बचपन से पढ़ रखा है, ये एंजाइम है। इसके साथ ये सबस्ट्रेट हमने यूज किए। सबस्ट्रेट मान लो कि अलग अलग हैं, दो अलग अलग सबस्ट्रेट थे, उसके होल में जुड़े और एक एक करके दोनों उसके होल में फिट हुए और दोनों आपस में जुड़ गए और फाइनली सबस्ट्रेट क्या हो गया, प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गया और एंजाइम वहीं का वहीं रह गया। एकदम रिलैक्स हो जाओ प्यारे बच्चे लोग, एकदम पहले शांति समझो, मैं समझा के आ रहा हूँ। देखो, ये है हमारा भाई साहब एंजाइम, ठीक है, और ये है हमारे सबस्ट्रेट। मान लो अभी अलग अलग सबस्ट्रेट है, ठीक है। हमने क्या किया कि दोनों सबस्ट्रेट को इनके होल्स में एडजस्ट किया। इसकी जो एक्टिव साइट थी, ये जो होल को क्या बोला गया, एक्टिव साइट, इसमें एडजस्ट हुए और एडजस्ट होके ये सबस्ट्रेट आपस में जुड़ गए, फिलहाल यहाँ के लिए जुड़ गए और फिर वो अलग हो गए और एंजाइम क्या हो गया, वापस चला गया। एंजाइम यूज नहीं हुआ, एंजाइम ने कोई रिएक्शन नहीं किया, एंजाइम ने बस क्या किया, सबस्ट्रेट को ये एज दिया कि वो आपस में रिएक्ट कर सके, टूटे फूटे जो भी होगा वो बात की बात है। यहाँ पर एंजाइम क्या हुआ, ये इसने स्पेस दिया, इसको एज दिया और ये सबस्ट्रेट आपस में जुड़ गए और फिर फाइनली अलग हो गए। एंजाइम अलग हो गया और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन के अलग हो गया। दूसरा एक फिगर और देखिए, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। हमने वहाँ देखा था कि दो अलग अलग सबस्ट्रेट आए और आपस में जुड़ के निकले और हम इस तीसरे वाले एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, इस वाले में, कि यहाँ सबस्ट्रेट जुड़ के ही आया था। इस एंजाइम के अंदर ये सबस्ट्रेट जुड़ के ही आया था और फाइनली दोनों टूट गए और टूट के क्या हो गए, अलग अलग निकल गए। एंजाइम अपने घर वापस चला गया। तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट इस दो तरह के काम को करता है, या तो वो जुड़ जाए या तो वो टूट जाए।
तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का रिलेशन यही होता है प्यारे बच्चे लोग। एंजाइम ये हो गया, एक तरह का रिसेप्टर होता है, ये एंजाइम है, और इसके साथ जो आते हैं वो क्या हो गए, तो वो आपके सबस्ट्रेट हो गए। आप देख सकते हैं दोनों एग्जाम्पल में, ये देखिए ये एंजाइम है और ये देखिए यहाँ अलग अलग सबस्ट्रेट थे और फिर क्या हो गया, धीरे से ये जुड़ गए और देखिए जुड़ के फिर वापस निकल गए। तो एंजाइम यूटिलाइज नहीं होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट को ये मौका देता है कि हाँ भाई आओ और आगे क्या हो जाओ, जुड़ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल है, पहले हम लोग देख लेंगे कि भाई एग्जाम्पल थोड़ा समझिए। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एंजाइम है एमाइलेज। ठीक है, एंजाइम एमाइलेज, ध्यान रखिए, याद रखिए इन चीज़ों को, ये काम आते हैं, बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, बहुत एग्जाम में ये जो होते हैं इसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे क्या हो गया, यहाँ पर आपके यहाँ पर एक एंजाइम है एमाइलेज, याद रखेंगे, और इसका काम क्या होता है, ये सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या शुगर को ये क्या करता है, इससे रिएक्ट करता है। देखो एंजाइम एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या शुगर को आपस में क्या करता है, रिएक्ट करता है। जो कार्बोहाइड्रेट या तो शुगर होते हैं उनके बीच जो रिएक्शन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे एमाइलेज। और ये कहाँ होता है, तो ये माउथ में हमारे मुँह से ये एंजाइम निकलते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं। दूसरा हमारे पास है लिपेज एंजाइम है, ये क्या करता है कि बॉडी में फैट को क्या करता है, ब्रेक करता है। बॉडी में क्या करता है, फैट को ब्रेक करता है। अब सोचो ना, हम लोग बचपन से खाना पीना खाते रहते हैं, कायदे से हमारी बॉडी में बहुत सारा फैट बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फैट बनता भी तो ब्रेक भी करता है। तो फैट को ब्रेक करने के लिए हाँ ये वेरियस लोकेशन बॉडी में बहुत सारी जगहों पाए जाते हैं। जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन क्या होता है कि ये प्रोटीन को ब्रेक करता है, कहाँ पर, स्टोमक में। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को, ये भी प्रोटीन को ब्रेक करता है, ये छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लैक्टेज है, ये क्या करता है, ये डेयरी प्रोडक्ट को ब्रेक करता है, कहाँ पर, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा देख सकते हैं और भी एग्जांपल है कि यहाँ देखिए एक कैटालिसिस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या करता है, ब्रेक करता है, किसमें, ऑक्सीजन और वाटर में। गौर से देखिए कि कैटालिसिस ने क्या किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक कर दिया, किसमें, ऑक्सीजन और वाटर में। डायस्टेज ने क्या किया कि स्टार्च को ब्रेक कर दिया, मैल्टोज में। देखिए पैक्टिनेज ने क्या किया, पैक्टिन को ब्रेक किया। ठीक है, इन प्लांट सेल वॉल। ठीक है, किसमें, सिंपल शुगर में। पेप्सिन ने क्या किया कि प्रोटीन को ब्रेक किया, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, यहाँ लोकेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है। ये देखिए रेनिन ने क्या किया, स्मॉन्सिजिन को ब्रेक कर दिया, मिल्क प्रोटीन था, इसको ब्रेक कर दिया इनसॉल्युबल सिजिन यानी कि कर्डल मिल्क में। आपको मैंने दो फिगर यहाँ प्यारे बच्चे लोग दिखाए, एक फिगर आपको मैंने ये दिखाया, मैंने बताया कि प्यारे बच्चे लोग ये है एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट और ये बॉडी की उन पोजीशन है जहाँ पर ये हो रहा है। जबकि एक फिगर मैंने आपको ये दिखाया प्यारे बच्चे लोग कि देखो ये है एंजाइम, ये इस सबस्ट्रेट को ब्रेक करता है और सबस्ट्रेट को ब्रेक करके ये सारे प्रोडक्ट बनाता है। आप इसको पीछे करके आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ पूछता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें ये बात बहुत अच्छे से पता चल चुकी है बच्चे लोग कि हमारे पास एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट है। थोड़ी देर के लिए ये आपस में जुड़ते हैं, हमने देखा कि थोड़ी देर के लिए ये आपस में जुड़ते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं जुड़ते। ये फिर से क्या होता है, ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कहाँ चला जाता है, प्रोडक्ट में चला जाता है और एंजाइम वापस लौट जाता है। एंजाइम कहीं नहीं जाता है भाई साहब, एंजाइम कहीं नहीं जाता है। आप जिस बर्तन में खाना बनाते हैं, रोज खाना बनाते हैं, क्या आप बर्तन को थोड़ी ना खाते हैं, बर्तन तो एंजाइम है। आप उसमें बनाए, उसमें डाले, शेप को मैनेज किए, खाना खा गया, बर्तन वापस अपने आपके रैक पे चला गया, धुल दिए, बर्तन वापस रैक में चला गया। तो हमने ये बताने की कोशिश की है आपको बच्चे लोग कि एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट से जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर ये आगे प्रोडक्ट बना देता है और एंजाइम क्या होता है, यहीं रुक के लौट जाता है, वापस से एंजाइम में चला जाता है। तो कहने का ये मतलब बच्चे लोग कि जैसे आपने बचपन में जो देखिए की लॉग मॉडल देखा था, आपने की लॉग मॉडल आपने देखा था, ये इसी फिगर को देखिए, यहाँ पर ये वाले फिगर को देखिए। ये जो फिगर है हमारे पास, ये रहा हमारा E फॉर एंजाइम, है ना, ये S फॉर सबस्ट्रेट है। इस जगह पे देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच क्या बन रखा है, तो इस जगह पर एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच एक कॉम्प्लेक्स बन रखा है, इंटरमीडिएट। ये देखिए ये एंजाइम है, ये दोनों सबस्ट्रेट है और एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच यहाँ पर क्या बन रखा है, ये एक्टिव साइट है बच्चे लोग। ये जो खाली जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट जाके फिट आता है वो क्या हो गया, वो एक्टिव साइट हो गया। और एंजाइम सबस्ट्रेट ने जब आपस में, ये एंजाइम ये वाला पोर्शन और ये सबस्ट्रेट, इन्होंने सॉरी ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, इन्होंने जब आपस में बॉन्ड बनाया तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहा गया, इसको कहा गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट। और उसके बाद एंजाइम अपनी जगह पे चला गया और जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट बनाकर वहां से
निकल गया। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे लोग कि हमने जो यहाँ पर बात की है कि हमारे पास एक एंजाइम है, सबस्ट्रेट से जुड़ता है, एंजाइम सबस्ट्रेट बनाता है और फाइनली क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। इसी पे बेस्ड है हमारा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। तो आपको यहाँ तक तो बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, माइकलिस मेंटेन में हमें एग्जैक्टली क्या करना, मैंने वही बताया, एक टकला लड़का है, उसके ऊपर आटा फूकना या पाउडर फूकने वाला जो रिएक्शन है, जो एक ये है एक्सपेरिमेंट है, हम उसी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। तो देखिए हमने बात की कि हाँ भाई हमारे पास एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना है, साथ में हमने प्रोडक्ट बनाया। अब चलो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेप 1 की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्टेप 1 की। प्यारे बच्चे लोग जब हम स्टेप 1 में बात करेंगे तो हमने एंजाइम को जो लिया है, ठीक है, देखिए एंजाइम हमने लिया यहाँ पर कि भाई साहब एक समय था, जीरो टाइम, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, सारा का सारा एंजाइम यहीं पड़ा हुआ था। लेकिन थोड़ी देर बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इस टाइम पर जो आपका जो ई टोटल है, मतलब एंजाइम टोटल बचा कितना है, ठीक है, आपके पास एंजाइम है कितना, तो एंजाइम, ये तो एंजाइम है नहीं, ये तो एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है, ये एंजाइम तो क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। तो हमने बोला कि भैया ई टोटल का मतलब क्या हो गया, हमने बोला कि ई टोटल का क्या मतलब हुआ। तो आपने बोला सर आपने स्टार्टिंग में कितना लिया था, हमने लिया था ई, और सर बाद में उसमें से यूज कितना हो गया, तो हमने बोला ई एस यूज हो गया। अब बोले बस सर ई टोटल का फॉर्मूला यही है, आप इसको एक काम कीजिए ऐसे लिख दीजिए सर, ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस ई एस। अब चूंकि हमने ऐसा कर दिया, अब हमने ऐसा किया, अब जरा गौर से देखिए स्टेप 1 में हमने क्या बोला, इसको एक इक्वेशन मान लो, इक्वेशन नंबर क्या कर लो, 1 मान लो। प्यारे बच्चे लोग एक काम करते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसको हम रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1। क्या मान लेते हैं, K1। और जब ये पीछे की तरफ आ रहा है तो इसको रेट कांस्टेंट क्या मान लेते हैं, K2। और जब ये आगे की तरफ जा रहा है तो इसको रेट कांस्टेंट क्या मानते हैं हम, K3। तो गौर से देखो, हमने यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ के आगे गए तो ES के लिए क्या हो गया, K1, पीछे की तरफ आए तो K2, और वो आगे चला गया तो क्या हो गया, उसका रेट हो गया K3। ठीक है, हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। अब एक काम करो, हम ये कह सकते हैं कि सर जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, सर प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं, dP/dt, सर जो dP/dt है, सर जरा गौर से देखिए, ये dP/dt प्रोडक्ट, सर प्रोडक्ट का रेट इससे कोई मतलब नहीं है सर, प्रोडक्ट को K1 K2 से कोई मतलब नहीं, प्रोडक्ट को सिंपल मतलब है सर K3 इंटू ES। सर हमने काइनेटिक्स पढ़ रखा है सर, हमें पता है कि अगर dP की बात करेंगे तो हमारे लिए क्या हो गया, dP/dt इज इक्वल टू K3 इंटू ES। हमने इसको इक्वेशन 2 मान लिया। हमने बोला भाई साहब ये इक्वेशन हमारा कौन है, 2 है। अच्छा प्यारे बच्चे लोग, एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पर हमारे पास जो ES है, यानी कि dES/dt, क्या ये जीरो नहीं हो जाएगा? सोच के देखिए कि एट द इक्विलिब्रियम ES यानी कि जो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या इक्वल नहीं हो गया? तो ये डी, इसका रेट जीरो नहीं हो गया? सोच के देखो। आप बोलोगे सर कैसे सर, हमने देखो भाई ये ES है, इधर से इधर आ रहा है तो ये बन रहा है, इधर से इधर ये वापस जा रहा है तो वापस जा रहा है, अब कुछ जो बच गया वो इधर चला जा रहा है, मतलब कि ये बन रहा है, ये भी वापस जा रहा है, ये भी वापस जा रहा है। यार देखो, ये इसको ये खत्म कर रहा है, इसको भी ये खत्म कर रहा है, सिर्फ ये इसको बना रहा है। तो इक्विलिब्रियम पर उसके बनने का या खत्म होने का रेट क्या हो गया, जीरो हो गया। उसका रेट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जितना वो बन रहा है उसमें कुछ वो पीछे की तरफ जा रहा है, कुछ वो आगे की तरफ जा रहा है, तो उसका खुद का रेट क्या हुआ, खुद का रेट तो जीरो हो गया। तो इसलिए क्या हो गया कि dES/dt इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम बोलेंगे सर देखो सर यही है ना सर, ES को सर एक काम करो सर, ये जीरो कब होगा सर, ये जीरो तब हो सकता है सर कि जब बनने का रेट यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। सर ये जीरो अगर हो जाए सर, तभी जाके हम मानेंगे कि हाँ भाई dES/dt का जो रेट था वो जीरो हो गया। मतलब बिल्कुल सही बात है। चलो जरा इसको गौर से देखो तो आप बोलोगे कि सर देखो हमने सर यहाँ पर क्या किया है, देखो हमने सर यहाँ पर क्या किया सर कि ये तो रेट जीरो हुआ सर। रेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया सर कि देखो फॉर्मेशन तो बन रहा है K1 से, तो K1 इंटू E इंटू S। सर ये टूट रहा है सर, देखो डिकम्पोजिशन में आ जाओ सर, तो टूट रहा है तो क्या हो गया सर K2 ES। और सर K3 में भी टूट रहा है, दोस्तों देखो K3 भी जो बन रहा है उससे भी तो ES टूट रहा है, तो माइनस K3 ES। ये देखो सर
तो हमने कह दिया कि सर देखो रेट जो हो गया हमारा 0 = K1 ES माइनस K2 ES माइनस K3 ES। देखो ये फॉर्मेशन के लिए हो गया और ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन के लिए हो गया। चलो ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर करते हैं। तो भाई ये काम करो, चलो 0 = आपके पास क्या है, 0 = है K1 ES माइनस K2, ठीक है। अब एक काम कर देखो, तो K2 भी ES है, K3 भी ES है। एक काम करें, K2 प्लस K3 करके यहाँ ES कर दे रहे हैं। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हो। सर बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चे लोग, यहाँ E है, यहाँ देखो यहाँ E है, और यहाँ पर ये जो E का वैल्यू, एक काम करते हैं इस E को यहाँ पुट कर दे, क्योंकि इसमें तो E है नहीं, इसमें E है, तो एक काम करते हैं E को यहाँ से पुट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, E को यहाँ से इसमें लेके आ गए। तो 0 = क्या हुआ, K1, E के बदले क्या लिखेंगे, E0 माइनस ES। तो क्या हो गया, E0 माइनस ES, ठीक है। फिर क्या हो गया भाई, तो ये S माइनस K2 प्लस K3, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया ES। अच्छा ठीक है प्यारे बच्चे लोग, ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसको K1 को अंदर डालो, अब K1 E0 और इंटू S माइनस फिर K1 ES इंटू S माइनस K2 प्लस K3, और ये क्या हो गया, ES, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, देखो हमने अभी तक क्या किया था, K2 K3 को अलग किया था। जरा गौर से देखो कि ES यहाँ भी है, ES देखो ES यहाँ भी है और ES यहाँ भी है। ES देखो ना, ये ES, ये ES, ये ES एक ही है, ES ही है, बीच में थोड़ा बॉन्ड लगा दो, ये ES ही है। एक काम करो, इस ES को अब अलग करो आप, तो क्या करोगे भाई, तो ये हो गया K1 E0 S माइनस, अब चलो एक काम करो, ये ES को अब अलग करो, इस ES को यहाँ दोनों से अलग करो, माइनस क्या हो गया ES, जरूरी नहीं बीच में बॉन्ड इस तरह दिखाना। अब यहाँ देखो तो क्या बच गया, K1 इंटू S बचा, क्या बचा यहाँ पर, K1 इंटू S, और आपको क्या हो गया यहाँ पर प्लस, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया, ये निकल जाएगा माइनस, तो प्लस K2 प्लस K3। चलो ठीक है, अब एक काम करो, अब आप यहाँ से ES को निकाल लो। पता है क्यों ES को निकालो, क्योंकि इस ES को निकाल के हमें यहाँ पुट करना है, ये हमें प्रोडक्ट का रेट निकालना। तो हमें, क्योंकि भाई साहब रेट की बात चल रही है, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर निकालोगे तो प्रोडक्ट का ही रेट ना, तो इस ES को निकाल के हमें यहाँ पुट करना, तभी तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का रेट निकाल पाएंगे। तो चलो निकालो यहाँ से ES। आप बोलोगे सर जैसे ही हम ES निकालने की बात सोचेंगे सर, तो इस वाले पोर्शन को हम 0 को उस पार लेके चले जाएंगे, तो क्या हो गया K1 E0 इंटू S डिवाइड बाय, देखो तो ES यहाँ रहा था, अब ये नीचे क्या चला गया K1 S प्लस K2 और प्लस क्या हुआ K3। बोलो हुआ ना। इस इक्वेशन को क्या मान लो, इस इक्वेशन को मान लो नंबर 4। हालांकि इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, आप मानो ना मानो क्या ही फर्क पड़ता है। चलो ठीक है, अब एक काम करो, देखो हमारे पास K1 यहाँ भी है, K1 यहाँ भी है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया K1 से ऊपर नीचे, K1 बाय K1। हम इसको K1 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको हम K1 से मल्टीप्लाई करते हैं, गौर से देखो ये वाला K1 और ये वाला K1 तो कट जाएगा। देखो ये वाला K1 तो क्या हो गया, इस वाले K1 से कट गया ना। अरे भाई साहब, इससे ये जो हमने दिया, आप ऐसे मत करो, देखो समझो बात को। देखो हमने इसको K1 K1 से क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। रिलैक्स हो जाओ, हमने इसको क्या किया, K1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। एक काम करो, K1 E0 S डिवाइडेड बाय K1, एक और है बाय K1 S, क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे भी तो किया है तो दोनों में आएगा ना K1, और प्लस क्या हो गया K2 प्लस K3 बाय K1। बोलो हाँ या ना, हुआ। अब अगर ऐसा होता तो हम क्या करेंगे, इस K1 को काटेंगे, इस K1 को काटेंगे। अब इसे देखो तो क्या निकल के सामने आता है हमारा, तो इससे क्या निकल के सामने आएगा बच्चे लोग, तो इससे हमारा सामने निकल के आ जाएगा ES इज इक्वल टू, देखो क्या हुआ E0 S डिवाइड बाय क्या S, अब प्लस K2 बाय K3 बाय K1। बस बच्चे लोग यही लाना था हमें फिलहाल। देखो इसी को हमने कहा मैक्सवेल मेंटेन कांस्टेंट,
इसी को क्या कहा, इसको माइकलिस कांस्टेंट कह दिया, यानी इसी को हमने नाम दिया किसका, Km का। क्या नाम दिया इसको हमने, इसको नाम दिया Km का, ठीक है, इसी को नाम है। अब बोलोगे सर क्यों दिया सर आपने इसको Km नाम, सर इसको K2 प्लस K3 बाय K1 को आपने माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट का नाम क्यों दिया, आखिर इतना बड़ा अत्याचार आपने किया क्यों। हम बोले किया क्यों, उससे मतलब नहीं, जरा गौर से देखो। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे प्यारे बच्चे लोग, तो जरा गौर से देखो, K2 प्लस K3 बाय K1, देखो K2 ES को तोड़ रहा है, K3 ES को तोड़ रहा है, K1 ES को बना रहा है, यानी K2 भी डिकम्पोजिशन है ES के लिए, एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए, K3 भी डिकम्पोजिशन है ES के लिए, अकेले K1 है जो उसके लिए फॉर्मेशन है। तो डिकम्पोजिशन प्लस डिकम्पोजिशन बाय फॉर्मेशन, देखो डिकम्पोजिशन प्लस डिकम्पोजिशन बाय फॉर्मेशन इज इक्वल टू माइकलिस कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फॉर्मूला था K2 प्लस K3 बाय K1 इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने इसको, Km मान लिया। अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नया फॉर्मूला आया कि हमारे पास क्या हो गया, ES का फॉर्मूला आ गया। ES इज इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चे लोग, हमारे पास हो गया S0, ठीक है, नहीं S0 नहीं है, हमारे पास है S इंटू E0 डिवाइडेड बाय S प्लस Km। देखो ये फॉर्मूला हमारे पास एक आ गया, इसको मान लो अब 4 नंबर, आप इसको क्या मान लो आप, अब इसको मान लो 4 नंबर। अभी आपको जस्ट मैंने कहा था प्यारे बच्चे लोग कि हमें ES चाहिए, क्यों, क्योंकि ES को निकाल के हमें इस वाले में पुट करना है। देखो हमें ES को निकाल के यहाँ पुट करना, तभी तो हम प्रोडक्ट का रेट निकाल पाएंगे प्यारे बच्चे लोग। तो हमने क्या किया, उस ES को उठा के यहाँ रख दिया। तो dP बाई dt इक्वल टू क्या, K3 इंटू ES है। देखो dP बाई dt इक्वल टू क्या है, K3 इंटू ES। तो बस हो जाओ शुरू। हमने कहा कि भाई dP बाई dt इज इक्वल टू K3 ES, और आपको पता है कि ES का फॉर्मूला क्या है, गौर से देखो, ES का फॉर्मूला है क्या, देखो S E0 डिवाइडेड बाय S प्लस Km। इस तरह से आपको पता चला कि जो प्रोडक्ट का रेट हुआ dP बाई dt वो क्या निकल गया, तो वो निकला K3S इंटू E0 डिवाइडेड बाय S प्लस Km। बस यही है आपको माइकलिस मेंटेन का एक टाइप, मतलब एक तरह से माइकलिस मेंटेन को इस तरह देखा जा सकता है, ठीक है, एक तरह से माइकलिस मेंटेन को इस तरह से देखा जा सकता है। प्यारे बच्चे लोग एकदम शांत हो जाओ, ध्यान दो, मेरी बात को एकदम रिलैक्स होकर सुनो। देखो आप ये तो मान सकते हो कि सर आपने जब कहा था सर, देखो यहाँ पर एक टर्म आता है V0 और Vmax का, ठीक है। देखो क्या मतलब है V0 और Vmax का, पहले तो आप इसको समझ लो अच्छे से कि यहाँ जो हमने देखा, पहले एक बार उसको आप अच्छी तरह से आप पहले एक बार इवेल्युएट कर लो, ठीक है। एक बार पहले आप उसको देखो कि हमने यहाँ क्या क्या देखा। हमने रिएक्शन की शुरुआत की और हमने आपको बताया प्यारे बच्चे लोग कि देखो एंजाइम सबस्ट्रेट मिलके गया, आगे गया K1 से, पीछे आया K2 से, और फाइनल आगे प्रोडक्ट में गया K3 से। हमने स्टेप 1 में क्या लिखा, E टोटल लिखा, तो E टोटल इक्वल टू E माइनस ES, जो बना E टोटल क्या हुआ, जो उस समय प्रेजेंट है, मतलब जितना हमने लिया था और जितना हमने क्या किया ES को बना दिया, तो जो बचा वो हमारा क्या हो गया, फ्री वाला E0 है, E टोटल, ठीक है। अब E0 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E माइनस ES, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा हमने बोला प्यारे बच्चे लोग कि प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है तो प्रोडक्ट का अपना रेट होगा, तो dP बाई dt इक्वल टू क्या हो गया, K3 इंटू ES। देखो dP बाई dt इक्वल टू क्या हो गया, K3 इंटू ES। हमने बोला कि ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमने बोला कि भाई साहब इक्विलिब्रियम पे ES के फॉर्मेशन का रेट 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बन रहा है, यूज हो रहा है ES, तो कुछ भी बच नहीं रहा है, मतलब उसका रेट जो हो गया 0 हो गया। अगर उसका रेट 0 हमें करना तो dES बाई dt इक्वल टू 0। इसका मतलब था कि उसका फॉर्मेशन का रेट और माइनस डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो गया, वो दोनों इक्वल था, तभी तो दोनों आपस में क्या हुआ, एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हुआ और क्या हो गया, 0 हो गया। हमने इसको लिखने के लिए दूसरा तरीका अपनाया, बोला कि देखो अगर फॉर्मेशन हुआ तो फॉर्मेशन ES का मतलब क्या हुआ कि फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब क्या है, K1 इंटू E इंटू S, यही हुआ ना, K1 इंटू E इंटू S। और डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन 2 तरीके से हुआ, एक तो हुआ K2 इंटू ES, देखो, और माइनस K3 इंटू ES, तो हमने इसको लिखा। अब हमने बोला इसी को लेके आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे लोग, इसी को लेके आगे बढ़ो। ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 मान लिया था हमने, इसको इक्वेशन क्या मान लिया था, इसको इक्वेशन नंबर, किसी को मानो नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसी को, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, देखो बोला 0 है, K1 ES
माइनस देखो K2 K3 एक जैसा था क्योंकि इसके साथ ES था, हमने ES को अलग कर लिया, K2 प्लस K3 कर दिया, माइनस को कॉमन करके बाहर कर दिया। फिर हमने बोला कि चलो बच्चे लोग बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ से आगे बढ़ा हमने क्या बताया कि देखो ये 0 है, ये से तोड़ते गए। हमने बोला कि देखो इस जगह पे तोड़ लिया, अब एक काम करो जो हमारे पास E है E को लेके आओ तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। E को हम लेके आए तो E को लाने के लिए क्या किया हमने, जो यहाँ जो फॉर्मूला देखा था ऊपर, ये देखो हमने ऊपर जो फॉर्मूला देखा था यहाँ पर ये वाला E टोटल इक्वल टू E माइनस E नॉट ES, यानी E नॉट इक्वल टू E माइनस ES, तो ये E चाहिए था हमें, तो क्या किया E नॉट में से ES को घटा दिया और उसी को हमने यहाँ क्या कर दिया, उसी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखो उसी E नॉट माइनस ES में क्या किया हमने, E के वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, पुट किया, पूरा का पूरा इक्वेशन लेके आए हम आगे, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशन को क्या किया, इसको पूरा तरह से तोड़फोड़ किया, तोड़फोड़ करने के बाद हमने ES को यहाँ से बाहर निकाल लिया। जब हमने ES को बाहर निकाला तो हमारे पास ये मिला। हमने क्या किया कि इसमें क्या किया, ऊपर नीचे K1 K2 से गुना कर दिया। जब हमने ऊपर नीचे K1 K2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, तो हमारे पास ये आया, हमारे पास बच के ये आया, ये ES इक्वल टू E नॉट S प्लस K2 प्लस K3 बाई K1। हमने बोला भाई साहब K2 प्लस K3 बाई K1 को क्या मान लो, KM मान लो। और मैंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा प्यारे बच्चे लोग कि आपके लिए ES का वैल्यू निकालना जरूरी है, अगर ES नहीं निकालेंगे तो आप रेट को भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग बहुत खुशी से बता रहे हैं कि हाँ भाई हमने ES को निकाल लिया, ये देखो ये हमारा रहा ES, ठीक है, ये हमने निकाल लिया ES। अब ES को यूज कर गए हम किसमें, अगले हमारे इक्वेशन नंबर 2 में, dp बाई dt इक्वल टू K3 इंटू ES। हमने क्या किया, dp बाई dt K3 हमने पूरा ES का वैल्यू लिखा और ये हमारा पूरा का पूरा वैल्यू आ गया। तो यही हो गया हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन। लेकिन एक टाइप है ये, एक टाइप है ये, एक लिखने का तरीका है। एक और तरीका हमारे पास, दूसरा तरीका क्या है प्यारे बच्चे लोग, अब देखो ध्यान दो, ये जो हमारे पास है ये रहा एंजाइम, ये रहा सबस्ट्रेट और ये यहाँ पर क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। और फाइनली फिर आगे बढ़ा तो ये क्या बना, प्रोडक्ट, ये रहा K1, ये रहा K2, ये रहा K3, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे लोग, हमने ये कहा कि जो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनने की वेलोसिटी क्या है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने की स्पीड क्या है, प्रोडक्ट बनने की रेट क्या। आप बोलोगे सर काहे दिमाग जला रहे हैं सर, यही तो है प्रोडक्ट बनने का रेट, प्रोडक्ट बनने की स्पीड, यही है ना, यही तो है आपका प्रोडक्ट बनने की स्पीड। सर क्या प्रोडक्ट बनने की स्पीड है, सर यही तो है हमारा प्रोडक्ट बनने की स्पीड। तो सर यही तो हो गया हमारा जो रेट हो गया dp बाई dt। देखो सर dp बाई dt, इसी को तुमने क्या कहा, इसी को तो कहा हमने V नॉट, यही ना हो गया हमारा V नॉट। सोच के देखो यही तो हमारा V नॉट है। कैसे सर, बच्चे वाली बात मत करो सर, हमने देखा अभी जस्ट कि dp बाई dt इक्वल टू K3 इंटू ES। सर आपके पास ES है, ES को आप K3 रेट से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सर प्रोडक्ट बनने का जो रेट है वो यही है। और उसी को तो सर आप K3, आइए प्रोडक्ट वैल्यू किसका हो गया, ES का, तो आपने लिखा है, यानी कि सर V नॉट का जो मतलब हो गया वो dp बाई dt ही तो है कि आपके पास जो सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का रेट क्या है आपके पास, तो सर ये हमारे पास रेट है V नॉट। लेकिन हमने बोला रुक जाओ, हम एक काम करते हैं, हम आपको इस सवाल का जवाब दो कि अगर हम, ये तो हमारा था कि नॉर्मल वेलोसिटी था, ठीक है, प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने का, ये हमारा नॉर्मल स्पीड था। हम चाहते हैं कि नहीं V नॉट नहीं, हम चाहते हैं V मैक्स, कि मैक्सिमम चाहते हैं एकदम एक बार में कितना मैक्सिमम हो सकता है। ये जस्ट लाइक ऐसा है प्यारे बच्चों कि जैसे एक इंसान समोसा का दुकान खोले हुए हैं, उसके पास 4 बोरे मैदा है, आलू है, ठीक है, वो दिन भर धीरे धीरे समोसा बना रहा है एक कांस्टेंट स्पीड से, कि हर घंटे वो 50 समोसा वो बना रहा है और बेच रहा है। तो ये उसका V नॉट हो गया। लेकिन अगर हमें ये जानना है कि V मैक्स वो कितना समोसा बना सकता है एक झटके में, मैक्सिमम कितना बना सकता है एक बार में, तो हम क्या करेंगे, इसके सारे मैदा, सारे आलू, सारे मसाले को एक झटके में यूज कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि रेट तो हमारा, रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा, रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा, बस बदल क्या जाएगा। तो हम जो ES ले रहे थे, यानी एंजाइम जो हम उससे खींच रहे थे, हम क्या ले लेते हैं, हम यहाँ पर E टोटल ले लेंगे। ये देखो हम यहाँ पर V मैक्स का मतलब क्या ले लेंगे, K3 इंटू E टोटल। ये देखो अगर हम एंजाइम एक ही बार में टोटल एंजाइम को यूज कर लें तो क्या हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी स्पीड मैक्सिमम नहीं होगी। सोच के देखो, हमने एंजाइम सबस्ट्रेट को थोड़ा थोड़ा करके यूज कर रहे थे, एक बार में सारा यूज नहीं कर रहे। जो एंजाइम सबस्ट्रेट आ रहा था हम उसी को धीरे धीरे यूज कर रहे थे, हमारा रेट उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन हम सारे एंजाइम को एक ही बार में अगर यूज कर ले, ई टोटल को, ई नॉट को एक ही झटके में यूज कर जाए तो क्या होगा,
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा सारा का सारा एंजाइम जो सबस्ट्रेट है वो एक बार में प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी Vmax का फॉर्मूला क्या हो गया, K3 इंटू E0। अब एक काम करो, इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालो। देखो हमारे पास V0 का फॉर्मूला क्या था, देखो V0 का फॉर्मूला क्या था, देखो V0 का फॉर्मूला यही है ना, अरे भाई यही तो है V0, dP/dt यही तो है V0। देखो तो V0 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, K3S ES डिवाइडेड बाय S और प्लस Km। जरा गौर से देखोगे बच्चे लोग तो आपको कुछ छिपा हुआ दिखेगा। V0 इज इक्वल टू K3 इंटू ES। देखो क्या इसको हम लिख सकते हैं S इंटू Vmax डिवाइडेड बाय S प्लस Km, बोलो हाँ या ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बचवा लोग, हमने K3 इंटू ES को किससे रिप्लेस कर दिया, हमने Vmax से रिप्लेस कर दिया। हमारे पास नया फॉर्मूला क्या आ गया, V0 इज इक्वल टू S इंटू Vmax डिवाइडेड बाय S प्लस Km। देखो ये हमारा माइकलिस मेंटन का फाइनल वाला इक्वेशन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये फाइनल इक्वेशन हो गया हमारा माइकल मेंटन इसका। इसके आगे फिर माइकलिस मेंटन खत्म हो जाता है। अब हमें बस को जज करना है। अब हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ये तो समझिए कैसे हुआ, यहाँ तक आप अगर नहीं समझे तो थोड़ा पीछे जाइए ना, आपको फिर एक बार दोबारा देखिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो आपके पास माइकलिस मेंटन के नाम पे ये इक्वेशन निकल के यहाँ से सामने आया। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है हमारा क्या है बच्चे लोग, V0 इज इक्वल टू S इंटू Vmax डिवाइडेड बाय S प्लस Km। यहाँ तक हमारा निकल के सामने आया। लेकिन अब बारी है इसको चेक करने की, इसको जज करने की कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसे काम किया। तो प्यारे बच्चे लोग, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली कैसे काम करता है जरा गौर से देखो। हमने क्या किया, हमने केस वन लिया। केस वन मतलब जब हम थोड़ा थोड़ा सबस्ट्रेट यूज़ करें, जब उसके टकले पे थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल रहे हैं, टकले पे क्या करें, थोड़ा थोड़ा पाउडर डाल रहे हैं हम। यानी कि हमने क्या किया, सबस्ट्रेट का अमाउंट क्या किया, बहुत कम ले लिया, बहुत कम ले लिया सबस्ट्रेट का अमाउंट, थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा सबस्ट्रेट का अमाउंट क्या कि थोड़ा सा लिया हमने। अरे भाई साहब, हम एडजॉर्प्शन करवाने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा एडजॉर्बेंट है, हम इस पर क्या करेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे तो इस पर जाके क्या हो जाएगा, उससे जुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, सबस्ट्रेट का अमाउंट बहुत कम लिया। और चलो इस फॉर्मूले की तरफ चलो। तो V0 इज इक्वल टू S Vmax डिवाइडेड बाय, देखो जब आप इसका वैल्यू बहुत कम लोग ऊपर से हटा नहीं सकते क्योंकि वो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन नीचे से हटा सकते हो। तो ये क्या किया कि आपने नीचे से हटाया, तो अगर आप नीचे से इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा 0, ये हटा दो इसको, तो ये ओनली Km। आपको पता है कि यही हमारा रेट कांस्टेंट, यही है हमारा रेट, यही क्या हो गया, हमारा रेट हो गया। अब जरा गौर से देखो कि ये जो हमारा रेट हो गया, ये हमारा जो रेट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये सबस्ट्रेट पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। गौर से देखो, ये सीधे सीधे सबस्ट्रेट पर डिपेंड कर रहा है कि भैया सबस्ट्रेट कम है लेकिन उस पर डिपेंड कर रहा है। देखो क्योंकि Vmax तो कांस्टेंट है, Km तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। और भैया अगर सबस्ट्रेट पर डायरेक्टली डिपेंड करे कौन सा रिएक्शन होता है, इसी को तो प्यार से कहते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर। बोलो बोलो बोलो, इसी को तो कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, है कि नहीं। अब एक केस 1 था, अब एक काम करते हैं केस 2 लेते हैं। रुक जाओ, परेशान मत हो, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। केस 2 लेते हैं। जब केस 2 लेंगे, इस बार क्या किया हमने, सबस्ट्रेट का अमाउंट बहुत हाई ले लिया, मतलब सबस्ट्रेट अच्छा खासा हम दे चुके हैं, उसके टकले को भर चुके हैं हम सबस्ट्रेट को, इस एब्जॉर्बेंट को पूरी तरह भर चुके हैं हम, बाहर वाले सबस्ट्रेट से पूरी तरह भर चुके हैं। और दिए जा रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको यहाँ पर दिखाना है हमें कि वो क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। सबस्ट्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दिया। अब चलो आ जाओ, V0 इज इक्वल टू S, ऊपर वाले को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये देखो Vmax और डिपेंड बाय क्या हो गया। अब जब S ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो Km 0 हो जाएगा। नहीं बचवा, मेरी बात समझो, इस बार जब S का वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा हो जाएगा तो क्या ये Km का वैल्यू इग्नोर नहीं कर सकते हम। अरे भाई साहब, 1000 प्लस 54, 1000 ही तो हुआ क्या। तो इसीलिए क्या हुआ, इस बार हमने इसको हटा दिया तो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ S रह गया। अगर S रह गया तो ये और ये कट गया, इसका मतलब हो गया कि V0 यहाँ पर सबस्ट्रेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका कांस्टेंट जो वेलोसिटी है वो फिक्स हो चुका है। और इस कंडीशन में ये कौन हो गया, ये हो गया आपको 0 ऑर्डर। इसीलिए जो हम इसका माइकलिस मेंटन का जो ग्राफ बनाते हैं वो ऐसे बनता है। यानी जब हमारे पास सबस्ट्रेट का वैल्यू कम रहेगा, जब हमारे पास सबस्ट्रेट का वैल्यू कम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपको 0 ऑर्डर। तो यही है आपका माइकलिस मेंटन इक्वेशन।
प्यारे बच्चे लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई होगी तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Chemistry by Siddhant